हेलो स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इवन इन इंडस्ट्री, माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ में भी माइक्रोब्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मीन्स एक औद्योगिक लेवल पर जब माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक है, इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिससे इनकम होती है, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स वगैरह इकोनॉमिक में भी हमारा जो देश की इकोनॉमी है उसमें भी हेल्प होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाए जा रहे हैं माइक्रोब्स का यूज़ करते हुए, और जो कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं हमारे लिए। अगर इनमें हम मेन एग्जांपल्स को देखें तो एंटीबायोटिक्स हैं, बेवरेजेस हैं। बेवरेजेस मतलब होता है पानी को छोड़कर जितने भी पीने वाले पदार्थ बनाए जा रहे हैं उसमें आपको ये सब ड्रिंकिंग आती हैं। ठीक है, वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है, ये सभी आते हैं इसी में। ठीक है, और इंडस्ट्रियल स्केल पर इनके प्रोडक्शन के लिए बड़े बड़े यूटेंसिल्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स। और इन बड़े बड़े जो वेसल्स हैं, बड़े बड़े जो यूटेंसिल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटर्स। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स, क्योंकि इसी में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है इन माइक्रोब्स के थ्रू। अपना अगला टॉपिक है फर्मेंटेड बेवरेजेस। मीन्स ये बेवरेजेस किस तरीके से फर्मेंटेशन के थ्रू तैयार किए जा रहे हैं उसके बारे में। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और रम। मीन्स अगर देखा जाए तो बहुत पुराने समय से ही अपने यहाँ इन माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है इन बेवरेजेस को बनाने में। बेवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ, मतलब पीने वाली चीज़ों को बनाने में बहुत पुराने समय से यूज़ हो रहा है। अगर देखा जाए, हम नॉर्मली अगर एग्जांपल दें तो जैसे ईस्ट, नॉर्मली अब छोटी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं, ईस्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ये जितने भी हैं ये सभी आपके ईस्ट के थ्रू ही तैयार किए जाते हैं। For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewer yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol। मीन्स इस पर्पस के लिए नॉर्मली जो भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो ईस्ट यूज़ होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है, जो आपका ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। और नॉर्मल कॉमनली इसी ईस्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रेवियर्स ईस्ट। मीन्स जिससे आपकी ये ब्रेवरेजेस बनते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं। एथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए जब ये इसको यूज़ किया जाता है तो इसके द्वारा जब फर्मेंटेशन कराया जाता है तो वो कराया जाता है माल्टेड सीरियल्स का, फ्रूट जूसेस का फर्मेंटेशन कराया जाता है, तब एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। माल्टेड सीरियल्स क्या होते हैं? जैसे जो अपने सीड्स वगैरह होते हैं उनको जो हम लोग मॉइस्चर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, मीन्स पानी वगैरह में भिगो के रखते हैं तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और जब अंकुरित हो जाते हैं वो, मीन्स छोटे छोटे उसमें से नए प्लांट्स निकलने की तैयारी होती है, तो उसके बाद उसे वहाँ से निकाल के गर्म हवा से सुखा दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं माल्टेड सीड्स सेरल्स। Depending on the type of the raw material used for fermentation and the type of processing, with or without distillation, different type of alcoholic drinks are obtained। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बनाने के लिए, जो फर्मेंटेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट की प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कोई डिस्टिलेशन के थ्रू होती है, कोई विदाउट डिस्टिलेशन होती है, इस पर डिपेंड करता है। मीन्स जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स अलग अलग टाइप के हैं, जो भी हम लोगों ने थोड़ी देर पर नाम लिए, विस्की है, ब्रांडी है, रम है, बियर है, वाइन है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किन चीज़ों से बनाए जा रहे हैं और किस प्रोसेस के थ्रू बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इनके रॉ मटेरियल्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे वाइन और बियर की बात करें तो ये डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं, और विस्की, ब्रांडी और जो रम है
ये विदाउट ये आपकी जो फर्मेंटेशन होता है ये डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, वाइन और बियर जो हैं ये विदाउट डिस्टिलेशन है, और विस्की, ब्रांडी और जो रम है ये विद डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं। और इसके बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे ये डायग्राम्स में जैसे दिया गया है। अब इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, फर्मेंटेशन प्लांट्स और फर्मेंटर्स दिए गए हैं। दूसरा इसका एग्जांपल था एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स का। मीन्स जैसे अगर एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर regarded as one of the most significant discovery of the 20th century and have greatly contributed toward the welfare of the human society। माइक्रोब्स के द्वारा जब एंटीबायोटिक्स 20th सेंचुरी में बनी थी तो इस डिस्कवरी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया था, क्योंकि इसके थ्रू हमारे जो मतलब हमारी सोसाइटी है इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां, डिसीज़ेस थी जिनको रोका गया, और जिसके कारण लोग मर रहे थे उनका इलाज संभव हो सका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी माना गया था उस समय। ठीक है, जैसे नाम से देखिए मालूम पड़ रहा है एंटीबायोटिक, इसमें जो एंटी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट। इसका मतलब क्या होता है? अगेंस्ट मतलब अपोजिट, विरुद्ध। एंड बायो मीन्स लाइफ, जो लाइफ के अपोजिट हो। अब लाइफ के अपोजिट का मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ के अपोजिट, ये बात कर रहे हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के अपोजिट है, मीन्स उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अपोजिट है जो डिसीज़ फैला रही थी। ठीक है, उसके संदर्भ में बात हो रही है। अगर मनुष्य के संदर्भ में बात करें तो इसको हम लोग प्रो लाइफ बोलते हैं, ना कि अगेंस्ट लाइफ कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रो लाइफ, मीन्स उसके जीवन को बचाने के लिए यूज़ हो रहा है ये। Whereas the reference to human being, they are pro-life and not against. Antibiotics are a chemical substance which are produced by some microbes. एंटीबायोटिक्स कुछ और नहीं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जिनके द्वारा मतलब जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको मार दिया जाता है या उनकी ग्रोथ को स्लो कर दिया जाता है, जिससे कि जो बीमारी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी वो स्लो हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। आपने नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा आपके एंटीबायोटिक यूज़ होती है पेनिसिलिन, उसका तो नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, कि पेनिसिलिन किस एंटीबायोटिक होती है हमारी। दरअसल जो पेनिसिलिन है ये हमारी सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, और इसकी डिस्कवरी बाई चांस हो गई थी। ठीक है, देखिए लिखा भी है, यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। डू यू नो दैट penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery? Alexander Fleming, while working on Staphylococcus bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plate around which Staphylococcus would not grow। मीन्स जब ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ये आपके स्टेफिलोकोकी नामक बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब ये ऑब्ज़र्व किया कि जो अनवॉश्ड प्लेट्स थी उन पर मोल्ड ग्रो हो गए, और जब ये मोल्ड ग्रो हो गए तो वहाँ पर स्टेफिलोकाइको जो कोकी था ये ग्रो नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा था? क्योंकि मोल्ड ने जो वहाँ पर केमिकल प्रोड्यूस कर दिया था, जिसके कारण से ये जो बैक्टीरिया था ये ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो वो जो मोल्ड था उस मोल्ड का नाम था आपका पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो पेनिसिलियम नोटेटम के नाम पर ही हम लोगों ने वो जो आपका एंटीबायोटिक बनी उसका नाम पेनिसिलिन रख दिया था। बाद में इसकी और खोज हुई, डिस्कवरी हुई, इस पर और वर्क हुआ। तो इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन के लिए अगर देखा जाए, मतलब इसकी पूरी ताकत के फॉर्म में जब इसको किया तो दूसरे और साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च करी, तो उसमें नाम आता है आपका अर्नेस्ट चेन, और हार्वर्ड फ्लोरी ने भी इसका इस्टेब्लिश किया इसको। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर्स को जब इससे ट्रीट किया गया इसी एंटीबायोटिक से,
तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है इस एंटीबायोटिक का। और इस खोज के लिए फ्लेमिंग को, आपका जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जो आपके अर्नस्ट चेन थे, और आपके जो हवार्ड फ्लोरी थे, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1945 में। और इसके बाद जो पेंसिलिन ही नहीं, पेंसिलिन के बाद और भी डिस्कवरीज हुई, तो दूसरे माइक्रोब्स का यूज़ करते हुए और भी एंटीबायोटिक्स की खोज हुई। और एंटीबायोटिक्स ने हमारी सोसाइटी में, जब ये एंटीबायोटिक्स बन गई, इनकी डिस्कवरी हो गई, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनके कारण लोग पहले बहुत ज़्यादा मरते थे, ठीक है, उन पे भी काफ़ी कवर किया गया। हमारी काफ़ी जो ट्रीटमेंट की हमारी क्षमता थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई। मींस प्लेग वगैरह, वूफिंग कफ जिसे हम लोग काली खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया, गला घोंटू बीमारी, लेप्रोसी, कुछ स्ट्रोक वगैरह जो थे, इन सब पे कंट्रोल किया गया, क्योंकि इससे पहले हमारे देश में बहुत सारे लोग, विश्व में बहुत सारे लोग मर जाया करते थे। अगर देखा जाए तो इस समय तो विदाउट एंटीबायोटिक अपने यहाँ लाइफ को माना भी नहीं जा सकता। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। मीन्स देखा जाए तो संसार में एंटीबायोटिक्स के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते संसार की, क्योंकि हर दवाई में लगभग एक एंटीबायोटिक्स जाती ही जाती है। नॉर्मली हम लोग मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लेने जाते हैं तो साथ में वो एक एंटीबायोटिक जरूर दे देते हैं वो लोग, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे।